अपने दिल की बात जुबान पर रखो और एकदम फियरलेस होते हुए काम करो। विराज जिंदल का एटीट्यूड अब कुछ इसी तरह का हो गया था। अमीर बनने से विराज की जिंदगी में इंटरनल चेंजेस भी बहुत आए थे और उसका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर पहुंच गया था। जब से विराज और प्रखर ने उस होटल में कदम रखा, तभी से रिसेप्शन से लेकर लॉबी में मौजूद सारे लोगों की आंखें उन दोनों को ही देख रही थी। हालांकि लोगों की उन घूरती आंखों से ना तो प्रखर गुप्ता को कोई फर्क पड़ रहा था और ना ही विराज जिंदल को। दोनों अपनी ही धुन में कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये भिखारी कहां से आ गया? क्या ये जगह इनके लिए है? गेट आउट, गेट आउट! विराज और प्रखर को लॉबी की तरफ बढ़ता देखकर लॉबी में मौजूद एक शख्स ने कुछ ऐसा कमेंट पास किया, लेकिन ऐसे कमेंट से विराज जिंदल को कोई असर नहीं पड़ने वाला था। अपने कमरे के पास पहुंचकर विराज ने अपने बैंक कार्ड और होटल आईडी कार्ड से अपने रूम को खोलने की कोशिश की कि तभी अचानक से एक सिक्योरिटी गार्ड ने विराज जिंदल को इंटरप्ट किया और अपना मुंह खोलते हुए बोला, ओह, क्या ये प्रखर गुप्ता है? अरे गुप्ता साहब, आपका परिवार तो बैंकरप्ट हो गया है ना, तो अब आप इस होटल का खर्च नहीं उठा सकते। क्या इसी वजह से आप भिखारियों के साथ घूम रहे हो? अपनी बात को खत्म करने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड जोर जोर से हंसने लगा था। एक समझदार इंसान आसानी से देख सकता था कि प्रखर गुप्ता और विराज जिंदल अब एक साथ थे। चूंकि होटल के कुछ गेस्ट प्रखर गुप्ता से बात करने के लिए आगे बढ़े थे, तो नेचुरली वो सिक्योरिटी गार्ड वहां से चला गया। हालांकि उसकी नजरें अभी भी प्रखर गुप्ता पर जमी हुई थी। इन केस अगर कुछ हुआ तो सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ सकती थी। कुछ लोगों को तमाशा देखने की आदत होती है, भले ही वो तमाशा अमीरों का हो या गरीबों का, लेकिन उसका मजा लेने के लिए हर कोई पहुंच जाता है। कुछ ऐसा ही इस होटल में भी हुआ। जैसे ही सबके कानों में बैंकरप्सी का शब्द पहुंचा, वैसे ही सभी को एहसास हुआ कि एक शानदार शो होने वाला है और उसका मजा लेने के लिए लॉबी में मौजूद सभी लोग अब प्रखर गुप्ता की तरफ देखते हुए भीड़ बन चुके थे। विराज, चलो यहाँ से, यहाँ रुकने का मन नहीं कर रहा। जैसे ही प्रखर के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज ने प्रखर की ऑकवर्डनेस को नोटिस कर लिया था। लेकिन विराज ने अपना मुंह नहीं खोला था। वो पीछे मुड़ा और वहां से जाने लगा। प्रखर भी विराज को फॉलो करने लगा था। हे, हमारे गुप्ता साहब क्यों जा रहे? इट्स जस्ट बैंकरप्सी। मेरा होटल, मेरा घर, यार हम दोस्त हैं। जब तक तुम्हारा मन करे तुम यहाँ रह सकते हो। प्रखर गुप्ता ने यहाँ से जाने का तय कर लिया था, लेकिन वो घिनौना रौनक मेहर प्रखर गुप्ता को जाने नहीं देना चाहता था। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही प्रखर गुप्ता के दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई थी। रौनक, मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता हूँ। अब जब मैं जा रहा हूँ तो प्लीज मुझे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। रौनक, जो प्रखर गुप्ता के ठीक सामने खड़ा था, उसे प्रखर गुप्ता की तरफ से बराबर का एटीट्यूड मिला और प्रखर ने शब्दों को इस तरह से पिरोया जिसे सुनकर रौनक मेहरा जलने लगा था। हालांकि जिस इंसान ने रौनक मेहरा को बनाया, रौनक मेहरा उसी इंसान यानी प्रखर गुप्ता को यहाँ से जाने नहीं दे रहा था। विराज नहीं जानता था कि उन दोनों के बीच में आखिर क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, लेकिन अब जब रौनक मेहरा ने प्रखर गुप्ता के लिए यहाँ से निकलना मुश्किल बना दिया है, तो विराज जिंदल इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। पैराडाइज होटल और उसके मालिक की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, 2 घंटे के अंदर मुझे सब बिखरा हुआ मिलना चाहिए। तोड़ दो सबको। लोगों ने सही कहा है, अमीर लोग सुपीरियर होने के लिए ही जन्म लेते हैं, और क्यों नहीं, उनके हाथों में इतनी पावर जो होती है। अपनी कंडीशन के हिसाब से वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, और जब उनके सामने कोई रूड हो जाए या बदतमीजी करे तो उसे पनिश करना तो बनता ही है। जैसे ही विराज जिंदल ने मुंबई शहर के पर्सन इंचार्ज को ये काम सौंपा, वैसे ही विराज का हाथ सीधा प्रखर गुप्ता के कंधे पर गया और उसके कंधे को थपथपाने लगा, जैसे मानो वो प्रखर से कह रहा हो कि उसे ज्यादा गुस्सा होने की अब कोई जरूरत नहीं है, वो शांत हो जाए। उसके बाद विराज जिंदल प्रखर गुप्ता को होटल की लॉबी में मौजूद रेस्टिंग एरिया में ले गया। वहां बैठकर विराज ने दोनों के लिए बिना शक्कर की कॉफी भी ऑर्डर कर दी थी। अरे छोटा सा भिखारी कहां से आ गया? इतनी बकवास किए जा रहा है और एक बैंकरप्ट का साथ दे रहा है। मैं सबसे पहले अब इसे बैंकरप्ट करूंगा। सिक्योरिटी, मारो इसे। मार खाकर अगर ये ना मरे तो इसे उठाकर बाहर फेंक देना। अभी जब विराज फोन पर था तो रौनक मेहरा ने उसकी बातों को क्लियरली सुन लिया था। सबसे पहले रौनक मेहरा को लगा कि वो वास्तव में किसी से बात कर रहा है, क्योंकि जब विराज कॉल पर था तो उसकी आवाज में अलग ही लेवल की एनर्जी थी और उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो दिखावा कर रहा था। हालांकि जब रौनक मेहरा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर विराज के हाथ में पकड़े फोन पर गई।
वो फोन लुकिया कंपनी का था, जो कई साल पहले ही बंद हो चुका था। ऐसा इंसान एक अमीर परिवार का बेटा कैसे हो सकता है? बस यही सोचते हुए रौनक मेहरा ने सिक्योरिटी गार्ड्स को आदेश दे डाला था। रौनक मेहरा का आदेश मिलते ही सिक्योरिटी गार्ड्स एक बार फिर से विराज जिंदल और प्रखर गुप्ता की तरफ दौड़े। हालांकि उनका टारगेट सिर्फ विराज जिंदल था। रौनक, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए जो भी कुछ किया, तुम्हें उसकी परवाह नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त के लिए चीजें मुश्किल मत करो, इसका अंजाम बुरा होगा। रौनक मेहरा का आदेश सुनते ही प्रखर गुप्ता गुस्से में उसकी तरफ बिफर पड़ा था। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम ओरिजिनल गुप्ता साहब हो? मुझे कमांड दोगे? इसको भी मारो, इसके भी हाथ पैर टूटने चाहिए, और इसके अलावा इसे कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। जैसे ही रौनक मेहरा ने बोलना खत्म किया, वैसे ही 3 से 4 सिक्योरिटी गार्ड्स का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बूस्ट हो गया था। पहले वाले आदेश को सुनकर सिक्योरिटी गार्ड्स के एटीट्यूड में इतने बदलाव देखने को नहीं मिले थे, जितने कि दूसरे आदेश को सुनने के बाद मिले। सिक्योरिटी गार्ड्स रबर स्टिक्स के साथ विराज जिंदल और प्रखर गुप्ता को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। ऐसी हालत में विराज जिंदल और प्रखर गुप्ता के पास इस सिचुएशन को फेस करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो भाग जाते तो उनकी जान तो बचती, लेकिन उनकी रेपुटेशन के टुकड़े टुकड़े हो जाते, और लड़ने के स्किल्स दोनों में ही मौजूद नहीं थे। लेकिन दोनों के ही चेहरे पर डर नजर नहीं आ रहा था। हे, तुम सब रुक जाओ, बंद करो ये सब कुछ। विराज जिंदल और प्रखर सिक्योरिटी गार्ड्स के पहले हमले से बचे ही थे कि तभी एक मोटे पेट वाला आदमी होटल की लॉबी में आया और चिल्लाते हुए उसके मुंह से ये शब्द बाहर निकले थे, डैड, इतनी रात हो गई है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जैसे ही रौनक मेहरा ने उस मोटे पेट वाले आदमी को देखा, वैसे ही उसके आगे खड़ी एक लड़की को धक्का देते हुए रौनक उस मोटे पेट वाले आदमी की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ने लगा था। मेरे रास्ते से हटो, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। ये कहते हुए उस मोटे पेट वाले आदमी ने अपने ही बेटे को रास्ते से हटाया और उसके बाद रिस्पेक्टफुली पेश आते हुए बोला, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप में से जिंदल साहब कौन है? सर, मेरे बेटे की तरफ से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। ये लड़का नादान है, इसे समझ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी गलतियों के लिए आप इसे माफ कर देंगे और इसे जाने देंगे। जैसे ही रौनक मेहरा के पिता ने उसे अपने रास्ते से हटाया, वैसे ही वो विराज जिंदल के सामने दया की भीख मांगने लगा था। हालांकि विराज जिंदल ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला था, लेकिन उसके बाद भी उस मोटे पेट वाले आदमी को लग रहा था कि उसके बेटे को माफी मिल जाएगी। प्रखर, तुम लोगों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं? विराज ने रौनक मेहरा के पिता की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और मुड़कर प्रखर गुप्ता को देखने लगा था। रिफॉर्मेशन के बाद से मुंबई का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ गया था। अनगिनत कंपनियों और बाकी के ग्रुप्स ने शेयर होल्डर्स की मदद से इस इकोनॉमिक बूम का फायदा उठाया था। लेकिन जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो बहुत सी ऐसी कंपनियां थी जो बंद हो गई, बर्बाद हो गई। कुछ कंपनियों ने अपने शेयर होल्डर्स को निकाल दिया, कुछ ने अपनी कंपनी पर अकेले कब्जा जमाया और बाकी पार्टनर्स को रफा दफा किया। कुछ ऐसा ही हाल प्रखर गुप्ता के पिता के साथ हुआ और आज के समय में गुप्ता परिवार और मेहरा परिवार दुश्मन बन बैठे हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि प्रखर गुप्ता के पिता अनिमेश गुप्ता और रौनक मेहरा के पिता अनमोल मेहरा कॉलेज में साथ पढ़ते थे। 3 साल कॉलेज खत्म करने के बाद दोनों ने पार्टी किया और नशे में एक दूसरे में काफी समानता देखने लगे थे। दोनों ने तय किया कि वो दोनों साथ में ही बिजनेस करेंगे। ये पैराडाइज होटल ही वो जगह है जहां से दोनों ने अपने करियर की शुरुआत की थी और इस होटल ने उनके सपनों को पूरा किया था। जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे नया नया बिजनेस आता गया और इसी के साथ साथ अनमोल मेहरा का लालच भी बढ़ता गया। किसे पता था कि अनमोल मेहरा ना जाने क्या क्या तरकीबें आजमाएगा और एक दिन अनिमेश गुप्ता को इस बिजनेस से बाहर निकाल फेंकेगा। और उसके बाद से ही मेहरा परिवार और गुप्ता परिवार के बीच में दुश्मनी जैसा माहौल है। प्रखर गुप्ता ने अपना मुंह खोला और रौनक मेहरा और अनमोल मेहरा की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में नफरत साफ साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसकी टोन एकदम शांत थी। उसी वक्त प्रखर गुप्ता ने यह भी देखा कि अनमोल मेहरा का माथा पसीने से भर चुका था, लेकिन उसमें पलटवार करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। क्या ये होटल और इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ आपकी है? विराज ने अनमोल मेहरा की मर्सी की प्ली को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था और शांति से प्रखर की बात को सुनने में लगा हुआ था। विराज को प्रखर की बातों से सब कुछ समझ में आ रहा था,
कि आखिर माजरा क्या है। विराज ने अपना सर उठाते हुए उस मोटे पेट वाले इंसान को देखा और अपना मुंह खोलते हुए बोला, यू यूजलेस थिंग, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। जब अनमोल मेहरा ने देखा कि विराज ने उसकी दया याचिका ठुकरा दी है और वो अपना बदला लेकर रहेगा, तो तुरंत ही अनमोल मेहरा का बिहेवियर बदल गया था। अपने अंदाज को बदलते हुए वो उसी अंदाज में पहुंच गया था जब उसने रौनक मेहरा को डांट लगाई थी। अब चूंकि जिंदल साहब ने तय कर लिया है कि वो मेहरा परिवार को खत्म कर देंगे, तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन अब मैं आपको जिंदा नहीं जाने दे सकता। आदमियों, मार मार कर दोनों का भरता बना दो। जैसे ही अनमोल मेहरा ने अपनी बात सामने रखी, वैसे ही होटल एंट्रेंस से 6-7 आदमी काले कपड़ों में और स्थिर चेहरे के साथ होटल में एंट्री मार चुके थे। उन्होंने काले सनग्लासेस लगा रखे थे, इसीलिए उन्हें देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वो किसे देख रहे हैं। जब उस होटल में मौजूद भीड़ को लगा कि अब सिचुएशन बदलने वाली है, मजा का माहौल मातम में बदलने वाला है, तो भीड़ वहां से धीरे धीरे 9-11 होने लगी थी। कोई नहीं चाहता था कि मुसीबत का गाज उनके ऊपर गिरे। इसे देखते ही देखते होटल लगभग खाली ही हो गया था। क्या होगा आगे? अनमोल मेहरा के बॉडीगार्ड से विराज और प्रखर अपने आप को कैसे बचा पाएंगे? क्या विराज धन का राजा कुबेर के सिस्टम की मदद लेगा? क्या उस सिस्टम की मदद से विराज सुपर हीरो बन जाएगा और दुश्मन को मजा चखाएगा? क्या विराज जिंदल अनमोल मेहरा की सारी प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चला देगा? या फिर विराज और प्रखर को अभी और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।